मानवता के सामने एक बड़ी समस्या है। मौजूदा जीवन समर्थन, उत्पादन, वितरण और प्रबंधन प्रणालियां वर्तमान स्थिति से निपटने में असमर्थ हैं। क्या आप जानते हैं ये मौजूदा प्रणालियां कब बनाई गई थीं? 19वीं सदी के दूसरे भाग में, 19वीं सदी में। इसके बाद इन्हें बदलती जरूरतों और नई तकनीकों के अनुसार कई बार संशोधित किया गया, लेकिन खुद सिद्धांत नहीं बदले। आखिरी संशोधन 1950 के दशक में किया गया था, लगभग 55 से 61 के बीच। धीरे धीरे और शुरू में जब 60 के दशक में आखिरी संशोधन किया गया, तो अद्यतन प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही थी और उन कार्यों को संभाल रही थी जिनके लिए उसे संशोधित किया गया था। और फिर समस्याएं शुरू हुईं, जो संकटों के रूप में सामने आईं, जैसे किसी एक देश के भीतर, किसी विशेष क्षेत्र के भीतर और वैश्विक स्तर पर। कई बड़े वैश्विक संकट आए। उत्पादन, वितरण और प्रबंधन की प्रणाली 21वीं सदी की शुरुआत में, यानी लगभग 2000 के दशक में, अपनी क्षमताओं की सीमा तक पहुंच गई। इस स्थिति की तुलना एक घर, एक निवास स्थान से की जा सकती है। घर को एक निश्चित संख्या के लोगों के लिए उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से बनाया जाता है। वे कैसे रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे जगह बनाते हैं, और उस समय उपलब्ध तकनीकों को ध्यान में रखते हुए। यानी अगर वहां भट्ठी से हीटिंग है तो भट्ठी लगाई जाती है, अगर बिजली से है तो फिर रेडिएटर, बॉयलर वगैरह लगाए जाते हैं। बस यही। लेकिन समय के साथ साथ जरूरतें बदलती हैं और तकनीक भी बदलती है, और तब उस घर को फिर से बनाना पड़ता है। यानी अगर पहले भट्ठी थी तो वह कमरे के बीच में रखी जाती थी और पूरा घर एक ही कमरा होता था, कोई दीवारें या विभाजन नहीं होते थे, ताकि सब कुछ गर्म हो सके। बस यही। फिर क्या हुआ? बॉयलर आ गया, पाइपें आ गईं। हाँ, अब पाइपों को पूरे घर में बिछाया जा सकता है और इस तरह से हीटिंग किया जा सकता है। अब भट्ठी की जरूरत नहीं रही। भट्ठी को हटा दिया जाता है, वहां अलग अलग कमरे बना दिए जाते हैं, लेकिन जाहिर है घर इसके लिए बना ही नहीं था। नतीजा टेढ़ा मेढ़ा, बेढंगा और खराब निकलता है। खराब प्लानिंग, अजीब सी कोनों वाली छोटी छोटी कमरे, संकरे गलियारे, ये सब कुछ कुछ खास अच्छा नहीं लगता है ना। फिर बिजली आती है, बिजली के लिए वायरिंग होती है, दीवारों में छेद किए जाते हैं। फिर सीवरेज सिस्टम आता है। अब घर में ही गर्म बाथरूम बनाना संभव है। पहले यह बाहर होता था, वहीं स्नान घर भी था, लेकिन अब इसे घर के अंदर बनाया जा सकता है, मगर घर में इसके लिए जगह नहीं। यानी फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, कुछ बनाना, फिर से बनाना, कहीं नई दरवाजे, कहीं बरामदे, और भी कुछ जोड़ना पड़ता है। यहाँ फिर परिवार है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब दो अलग अलग परिवारों के लिए दो अलग अलग प्रवेश द्वार बनाने पड़ते हैं और भी कुछ एक्सटेंशन निर्माण करने पड़ते हैं। आखिरकार एक भयानक भयानक सा राक्षस जैसा घर बन जाता है। ये घर कई बार फिर से बनाया गया, बदला गया, संशोधित किया गया है ना। लेकिन फिर भी यह अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाता। फिर भी इसमें रहना असुविधाजनक है, इसकी देखभाल करना भी मुश्किल है, इसकी लागत भी बहुत ज्यादा आती है। कुल मिलाकर ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। यानी संशोधन और अपग्रेड की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं और अब कोई भी नया कदम इस प्रणाली को बेहतर नहीं बना सकता, चाहे वह मानवता की वैश्विक प्रणाली हो या यह घर विशेष रूप से, और न ही यह मौजूदा स्थिति से निपटने में मदद करेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? जरूरत है एक नया घर बनाने की, बिल्कुल नया। मैं इस सोच तक पहुंचा। वैसे भी मेरे मन में बहुत पहले से यह विचार था कि किसी गांव में एक घर खरीदूं और वहीं कहीं रहूं, है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं, और एक समय ऐसा आया जब मुझे समझ में आ गया कि इन पुराने घरों के साथ, जो 60 के दशक में बने थे, ये लकड़ी के घर, मैं इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जैसा वह है, चाहे उसमें कोई भी बदलाव कर लो, बिजली लगा लो, कुछ और कर लो, बाथरूम बना लो, उससे एक अच्छा, मेरे मौजूदा मानकों के अनुसार रहने लायक घर बनाना नामुमकिन है। नामुमकिन, चाहे उसमें जितना भी निर्माण कर लो, मरम्मत कर लो, फिर से बना लो, वह फिर भी पुराना ही रहेगा और फिर भी असुविधाजनक ही रहेगा। और कहीं ज्यादा आसान और सस्ता है कि एक नया घर शुरू से बना लिया जाए, नया, साफ सुथरा, शुरू से ही उन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे चाहिए। ठीक यही समस्या आज पूरे मानव समाज के सामने है। लेकिन लेकिन मुद्दा क्या है ना। जब हम अपना घर बदलते हैं, मान लीजिए हमें घर को फिर से बनाना है, तो हम कहीं और जा सकते हैं, किसी और जगह पर, और इस दौरान जब निर्माण, पुनर्निर्माण या मरम्मत चल रही होती है, हम किसी दूसरी जगह रहते हैं। लेकिन पूरी पृथ्वी के साथ क्या किया जाए? अरे, यह तो संभव नहीं है कि सब लोग कहीं मंगल ग्रह पर चले जाएं, यहां कुछ बदलाव करें और फिर सब वापस लौट आएं। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें बड़े स्तर का बदलाव उसी घर में करना होगा जिसमें हम रहते हैं। और यह काम कोई भी करना नहीं चाहता, है ना। जिसने कभी मरम्मत की है और उसी दौरान वहीं रहा है, वह मेरी बात समझ सकता है।
और इसी तरह मानवता पिछले 30 सालों से जी रही है। यानी अब बदलाव करना जरूरी है। सिर्फ थोड़ा बहुत सुधारना नहीं, बल्कि पूरी तरह से सब कुछ बदलना जरूरी है। लेकिन बस बस बेहतर है कि हम ऐसे ही आगे भी जीते रहें। फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दें। वैसे भी अभी भी सब कुछ बुरा नहीं है, है ना? और लोग ऐसे ही जीते रहेंगे जब तक कि हालात गंभीर ना हो जाएं, जब तक छत गिर ना जाए या कहीं से पानी टपकने न लगे या कुछ और ना हो जाए। कुल मिलाकर जब तक सब कुछ ढह नहीं जाता, यही हाल रहेगा। लोग ऐसे ही जीते रहेंगे जब तक हालात गंभीर नहीं हो जाते। और जब स्थिति गंभीर हो जाती है तो तत्काल कदम उठाने पड़ते हैं। यानी पहले बदलाव या पुनर्निर्माण के लिए कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे, कुछ करना नहीं चाहते थे, तो फिर मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। बड़े नुकसान के साथ, बहुत सी अव्यवस्था के साथ, कुल मिलाकर बड़ी कुर्बानियों के साथ, और इसी तरह आगे। यानी कैसे? तख्ता पलट, क्रांतियों, युद्धों और अन्य सामूहिक हत्याओं के जरिए। जानबूझकर या फिर बस ऐसा ही हो गया। हाँ, भूख से मर गए। अब क्या किया जा सकता है? बस वे इस व्यवस्था में फिट नहीं हो पाए। यूरोप और रूस के बीच यूक्रेन को लेकर युद्ध, यह कुछ क्षेत्रों, खासकर यूरोप और रूस की, बिना व्यवस्था में बुनियादी बदलाव किए अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश है। यानी पुराने तरीके से ही जीना है। यूरोप यूक्रेन को हड़पना चाहता है क्योंकि वह यूक्रेन के संसाधनों की मदद से कुछ समय और टिक सकता है। और रूस यूक्रेन का हिस्सा नहीं छोड़ता क्योंकि उसे खुद उसकी जरूरत है। और इसी वजह से दोनों आपस में टकरा रहे हैं। दोनों पक्ष सच में युद्ध करने से डरते हैं, क्योंकि बड़ा युद्ध यूरोप और रूस दोनों को भारी नुकसान पहुंचाएगा और इस नाजुक स्थिरता को तोड़ देगा। असल में स्थिति काफी नाजुक है, और ऐसे युद्ध से होने वाला नुकसान, अगर सच में बड़ा युद्ध छेड़ दिया जाए, है ना, वह पहली जीत से मिलने वाले फायदे से भी ज्यादा होगा। समझे? जो खोया वह जो पाया उससे ज्यादा होगा। इसीलिए रूस और यूरोप बस हल्के फुल्के धक्के देते हैं, हल्के से काटते हैं, लेकिन अभी तक बड़ी लड़ाई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे। हालांकि हालांकि यूरोप अब इसकी तैयारी कर रहा है, लगातार तैयारी कर रहा है। और ये सब बहुत लंबा चल सकता है, जब तक कि बहस करने वालों में से कोई एक गिर ना जाए, या तो रूस या यूरोप, है ना? मौजूदा व्यवस्था वैसे भी पहले से ही इस बोझ को संभाल नहीं पा रही है। और धीमी गति से चलने वाला स्थानीय युद्ध, भले ही वह अपेक्षाकृत छोटा हो, लेकिन फिर भी वह भी अतिरिक्त बोझ डालता है ना? अतिरिक्त जटिलताएं पैदा करता है, असुविधाएं, असंतोष और इसी तरह की बातें। यही बात है। इसलिए चाहे जैसे भी घुमा लो, चाहे जो कर लो, स्थिति अंततः पूरी व्यवस्था के बुनियादी पुनर्निर्माण की आवश्यकता तक पहुंच जाएगी। चाहे वह युद्ध के जरिए हो, संकट के जरिए हो, या मौतों के जरिए। व्यवस्था को पहले से स्वेच्छा से बदलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता। ना तो आम लोग चाहते हैं, ना ही ऊपरी तबका चाहता है, क्योंकि सब लोग जड़ता में जी रहे हैं, है ना? और अभी तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। भविष्य में क्या होगा इसकी हमें, सच कहें तो, कोई परवाह नहीं है। तो जब तक मजबूरी नहीं आ जाती, जब तक सच में बहुत बड़ी मुसीबत सिर पर नहीं आ जाती, तब तक हम सब पुराने ढर्रे पर ही जीते रहेंगे। और इसी वजह से एक भयानक गिरावट होगी, एक बड़ी जंग होगी, एक व्यापक संकट आएगा, कोई घातक महामारी फैलेगी, या बड़ी संख्या में लोगों का विनाश होगा। इस सूची में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, है ना? या फिर वो जो मैंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी कुछ बड़ा, बुरा और व्यापक जरूर होगा, है ना? और बहुत ही बुरा होगा। इंतजार करेंगे, इंतजार करते रहेंगे। अगर लोग समस्या को अच्छे तरीके से हल नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि समस्या लोगों को बुरे तरीके से हल कर देगी, और तब मजबूरी में एक नई व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी।